वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वह मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या देख लिया था, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। और हमने देखा था ये जो पोर्शन है हमारा, ये मैकेनिक्स का पोर्शन है। और मैकेनिक्स को हमने क्लासिफाई किया था कई कई में। एक था हमारा काइनेमेटिक्स और दूसरा था हमारा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जल्दी से रिमेंबर कीजिए। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसके अंदर जो आपकी बॉडी मूव कर रही होती है उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का कंसीडरेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। और डायनेमिक्स में क्या होता है कि वो बॉडी जिन फोर्सेस की वजह से मूव कर रही होती है उनका कंसीडरेशन लिया जाता है। बस इतना सा बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद हमने 1D 2D 3D देखा था। आज हमें बात करनी है इस पर्टिकुलर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर हमको देखना है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेलोसिटी कैसे निकल कर आई, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकल कर आया, और टाइम का इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए सो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम सबसे बेसिक डेफिनेशन के साथ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। चलिए इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको इसको एक कॉम्प्लेक्स जो डेफिनेशन रहती है उससे अंडरस्टैंड नहीं करो, और मैं जो बता रहा हूं उससे अंडरस्टैंड करो, जिससे ये जल्दी समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए सो डेफिनेशन हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। एक कोई पर्सन था, उस पर्सन ने क्या किया, इस बी पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और एक रैंडम डायरेक्शन में इस बी पॉइंट तक पहुंच गया। अब ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, इसने जो पाथ कवर करा है, इस पाथ की मैं टोटल एक्चुअल लेंथ अगर निकालता हूं तो एक्चुअल लेंथ को ही क्या बोला है हमने, डिस्टेंस। क्लियर है। चलिए जैसे कि ये पर्सन ने ये जो पाथ कवर किया, जो पाथ है, इस पाथ की जो लेंथ है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्टेंस। क्लियर। ये था एक बेसिक डेफिनेशन के डिस्टेंस होता क्या है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते किसी बी पॉइंट पर पहुंचता है, और वो जिस रास्ते से चल के गया है उस एक्चुअल रास्ते की अगर मैं लेंथ को मेजर करता हूं तो वो होता क्या, मेरा डिस्टेंस। क्लियर है। चलिए अभी डिस्प्लेसमेंट क्या टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए सो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर दो चीज दिख रही है, एक आपको दिख रहा है डिस और आप दिख रहा है प्लेस, और एक दिख रहा है मेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक पर्टिकुलर अपनी उसकी कोई जगह होगी, उसकी कुछ प्लेस होगी, उस पर्टिकुलर प्लेस से उसका दूसरी वाली कोई प्लेस के ऊपर खिसक जाना या फिर शिफ्ट होना आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मगर डिस्टेंस में भी तो सेम प्रोसेस हो रही है, क्या कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ था और वो चल के दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। यहां पर भी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है मेनली, तो देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो पर्टिकुलर वही आदमी ए था और ये बी था। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं ना, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा समझ सकते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट वे, यानी कि ये वह बिल्कुल आसान रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम बहुत जल्दी बी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है। कैसे, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति ए से लेके बी तक ऐसे घुमावदार रास्ते से गया, ठीक है। एक अप्रोच क्या थी कि वो ऐसे घूमता हुआ नहीं जाता और एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ए से बी पॉइंट पर पहुंच जाता। यानी कि जो आपकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसी को ही आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। क्लियर है। देखिए जैसे ए से लेके बी तक पहला व्यक्ति गया कुछ ये वाले पाथ से, ठीक है, बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये वाला जो इसने रैंडम डायरेक्शन एक जो कवर करा है, इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। अगर ये जो आदमी था एक स्ट्रेट लाइन में बी पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये चलता, तो ये जो इसने लेंथ कवर करी है इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ये होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया है एक सिंपल मैनर में। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। चलिए तो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग in any direction and covers a
पर्टिकुलर original path, then the length of that path is known as distance. ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर, तो मूव करते हुए वो जो ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रहा है, उस ओरिजिनल पाथ की जो लेंथ रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, सो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, एक व्यक्ति ए था, ए से इसको बी पर जाना था, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ए से पहले सी पॉइंट पर गया, फिर सी से बी पॉइंट पर गया। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जो पर्सन ने कवर किया है डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, AC प्लस AB। ठीक है, यहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि A से लेके B तक जाने में उसने जो रास्ता फॉलो किया है, उस रास्ते की एक्चुअल लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। कैसे? A से पहले गया बंदा C पर, तो ये उसने पहले कवर किया AC, फिर C से लेके B तक गया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस रहती है, ये डिस्टेंस रहती है A से लेके B तक की। ये दोस्तों समझ में आया? उस पर्सन ने जो एक्चुअल पाथ को फॉलो किया है, उस एक्चुअल पाथ की जो डिस्टेंस होती है, मतलब उस पाथ की जो लेंथ होती है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक डिस्टेंस का डेफिनेशन, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगर मैं बात करता कि जो ए था, ए से लेके बी तक जाने के लिए, अगर ये सी से नहीं जाता और डायरेक्ट ए से लेके बी तक चले जाता, तब जो डिस्टेंस होती वो क्या होती, ए बी। और ये जो डिस्टेंस है एक सीधी रेखा के अंदर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो उसने डिस्टेंस कवर करी है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर डेफिनेशन को साइड में रखते हुए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट अगर की बात करें, तो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी पाथ से जा रहा हो, तो वो जो उस पाथ की जो लेंथ होती है ना, भले वो कोई सा भी हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इतना समझ में आ गया? मगर अगर वो आदमी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी सेकंड पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा होता है, तो उसकी पहली पोजीशन और उसकी दूसरी पोजीशन का बीच का जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस रहता है ना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मगर अगर स्ट्रेट लाइन में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मगर अगर डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गई है, आई होप ने ये नोट भी कर लिया होगा। इसको हम रफ करते हैं, फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम किस वे में डिफाइन कर सकते हैं? चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट। चलिए दोस्तों, यहां हम हेडिंग डालते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपको, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन to final position in a particular direction along a straight line। ठीक है, क्या बोलती है डेफिनेशन? देखिए, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ था, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर और स्ट्रेट लाइन में चलते हुए अगर वो पोजीशन में चेंज करता है, तो जो कवर्ड डिस्टेंस रहती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है? ये डेफिनेशन लिखी हुई है, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं, यही व्यक्ति ए था, यही व्यक्ति बी था। इस व्यक्ति ने क्या किया, ए से लेकर बी तक एक पाथ ये फॉलो किया स्मॉल ए, एक पाथ ये वाला फॉलो किया स्मॉल बी, और एक पाथ ये फॉलो किया सी।
ठीक है, अब ये व्यक्ति यहां था, बी पॉइंट पर गया, इसने पोजीशन में तो चेंज किया, अब कौन से वाले रास्ते को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, कौन से वाले रास्ते की लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे, ये पॉइंट है। तो ये अगर हम यहां पर बात करते हो तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे चला और इसी डायरेक्शन चेंज करता हुआ बी पॉइंट पर पहुंचा, तो इसने ये वाला जो पाथ कवर किया, ए वाला, स्मॉल ए वाला, ये होगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है, पहली डिस्टेंस, ठीक है। फिर व्यक्ति ये बी वाला पाथ कवर करके गया, ये बी वाला पाथ भी क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा, सेकंड पाथ के डिस्टेंस, ठीक है। अभी जो सी एक स्ट्रेट लाइन में इसने कवर किया है, ये भी क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये कौन सी पाथ, सी पाथ की डिस्टेंस है। अब यहां पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते ए वाली पाथ को, क्यों, क्योंकि ये जो है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूमता हुआ वहां गया है, ये स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर ये बी वाले पाथ की बात करते हो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करी हुई नहीं है, ठीक है। खाली जो सी वाला पाथ है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके ये बी पॉइंट पर पहुंचा है, तो जो वो स्ट्रेट लाइन में जाते हुए कवर करता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो सी वाला पाथ है दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि हम यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस रहती है हमेशा, देखिए दोस्तों, ये ए से लेके बी तक आपका जो पाथ है ये थोड़ा सा छोटा है, और जो डिस्टेंस है आपकी ये कैसी है, थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपैरिजन में, डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो इसके थ्रू हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस रहती है वो बड़ी रहेगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और ये भी आपकी क्या है, डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, मगर इस वाले डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट में बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पर हम एक और चीज लिख सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस रहती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में हो, डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो इन दोनों का जो मर्जर निकल कर आया दोस्तों, वो क्या निकल कर आया दोस्तों, यहां देखिए, डिस्टेंस बड़ी और बराबर हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्लियर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाता है और कोई भी रैंडम पाथ को अगर फॉलो कर रहा होता है तो वो होता है उसका डिस्टेंस, मगर अगर वो ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट के ऊपर अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर मूव करता है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए वो जितनी डिस्टेंस को कवर करता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? और एक और कंक्लूजन यह निकल कर आया कि जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रहती है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की। क्लियर है? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कभी ना कभी बराबर हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। जैसे कि हमने ये कंक्लूजन लिख रखा है क्या, कि जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट के, और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब वो बराबर हो सकता है, यानी कि बड़ा और बराबर हो सकता है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर है? चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखना है अपने को एक कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। कैसे? देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक ओरिजिन लिया, ये ओ पॉइंट, यानी कि मेरा जितना भी कंपैरिजन होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से होगा। कैसे? देखिए, जैसे इस ओ पॉइंट को अगर मैं रेस्पेक्ट में लेता हूं और इस ओ पॉइंट से पर्टिकुलर ये एक पॉइंट लिया मैंने, कोई पॉइंट ए, और इसी ओ पॉइंट से मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया एक बी, ठीक है। चलिए, सो ये जो ओ पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए मैं कहता हूं कि कोई एक आदमी यहां पर खड़ा होता ए पॉइंट के ऊपर, और इस ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, x1 था। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, और इस यहां से लेके यहां तक जब वो आया था तब यहां पर जो समय हो रहा था वो कुछ हो रहा था दोस्तों t1, यानी कि ए पॉइंट पर जब व्यक्ति खड़ा हुआ था तब उसकी जरा कवर्ड डिस्टेंस थी x1 और टाइम हो रहा था t1। क्लियर है? चलिए, फिर अगर मैं बात करता हूं इस ओरिजिन को कंसीडर करता हुआ, जब ये व्यक्ति ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट पर पहुंचा तब इस ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस था वो कुछ था x2 और टाइम हो रहा था क्या यहां पर t2। इतना समझ में आया?
अब मुझे ये पता करना है कि व्यक्ति का इस इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर वो चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, ये मुझे पूछा गया है। तो कैसे निकाले, हमने क्या किया कि यार जीरो से लेके मतलब ये O से लेके B तक का डिस्टेंस x2 है और जीरो से लेके A तक का डिस्टेंस x1 है। मुझे निकालना A और B के बीच में कितना वो खिसका, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो मैंने देखा ये x2 ये x1 इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा यहां पर काम हो जाएगा। तो यहां हमने क्या किया, ये जो A से लेके B तक का जो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था उसके लिए मैंने क्या किया, x2 में से x1 को माइनस कर दिया। तो ये जो चीज निकल कर आएगी ना दोस्तों, यही मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी को मैं डिस्टेंस भी कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक चला ही है ना, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर दोनों बराबर रहेंगे। क्लियर है, ये समझ में आया। तो ये था हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक और पॉइंट क्या आता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू कितना निकल कर आया मेरे पास में, x2 माइनस x1। ये पॉइंट मैंने यहां लिखा, ठीक है। अभी ओरिजिन मेरा कहां पर था, O पर था। अगर मैं ओरिजिन को थोड़ा सा आगे पीछे खिसका देता हूं, चलो खिसका के देख लेते हैं। अभी जो ओरिजिन यहां पर था मैंने इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, अब यहां ओरिजिन का नाम दिया मैंने कुछ O डैश, ठीक है। O डैश की अगर मैं बात करूं तो जब ओरिजिन मैंने O डैश माना तब ये मेरा पॉइंट A फिक्स था, ये मेरा B भी पॉइंट फिक्स था, खाली मैंने ओरिजिन को आगे खिसका दिया थोड़ा सा। जैसे ही ओरिजिन आगे खिसका तो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस था वो हो गया यहां पर क्या, x1 डैश, ठीक है। और इस O से लेके B तक का जो डिस्टेंस था दोस्तों वो क्या हो गया, x2 डैश, ठीक है। जैसे ही मैंने ओरिजिन को खिसकाया तो इसके डिस्टेंस बदल गए, A का डिस्टेंस हो गया x1 डैश और B का डिस्टेंस हो गया x2 डैश। क्लियर है, समय भी बदल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आने में कुछ t1 टाइम लग रहा है, तो भी E पॉइंट से यहां तक आने में इसको कुछ t1 डैश टाइम लग रहा होगा, B तक पहुंचने में इसको कौन सा टाइम लग रहा होगा, t2 डैश टाइम लग रहा होगा। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, हमारा मेन कंसर्न ये है। तो देखते हैं, चलिए। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, मुझे अब क्या निकालना है, इस AB की डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस क्या रहेगी, अब ओरिजिन ये है और इसका डिस्टेंस x2 डैश है और यहां से लेके यहां तक का x1 डैश है, तो अब मेरा जो निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, यानी कि AB की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू AB और इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आया, अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर देता हूं तो मेरे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जिन दो पॉइंट के बीच में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूं वो पॉइंट फिक्स है। क्लियर है, ये समझ में आया। तो ये था कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा किसका, स्पीड का, वेलोसिटी का, और उसके आगे हम पढ़ेंगे फिर एक्सेलरेशन और ये। क्लियर है, ये समझ में आया। यानी कि यहां पर आप एक पॉइंट को लिख सकते हो, द ओरिजिन कांट इफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि ओरिजिन जो है आपका इफेक्ट नहीं करता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट को, बस शर्त है कि वो जो दो पॉइंट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। क्लियर है, यानी कि इनिशियल पोजीशन जो थी वो फिक्स होना चाहिए और फाइनल पोजीशन थी वो फिक्स होना चाहिए। इन पॉइंट को आप नहीं हिला सकते, ओरिजिन को कितना भी हिला सकते हो। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हमारा निकल कर आएगा स्पीड। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमारी जो पहली हेडिंग है दोस्तों वो है आपकी स्पीड। स्पीड होता क्या है हमको ये देखना है। स्पीड एक नॉर्मल वे में अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति, कोई एक पर्सन ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक किसी डिस्टेंस को अगर कवर करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या हम बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कैसे, देखिए हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। यानी कि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस
अपॉन में टाइम। ठीक है, इसको आप क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी यूनिट टाइम में अगर कवर किया जाता है तो उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको ज्यादा डीप में नहीं देखते अपन। डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसको मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट की हम बात करते हैं इसको, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड सेकंड में रहेगा, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड की अगर एक और डेफिनेशन की हम बात करें, आपकी जो बुकिश डेफिनेशन रहती है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या रहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ में, तो उनका जो रेशियो रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्लियर है। चलिए यहां आपको समझ में आ गया होगा स्पीड होता क्या है, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी की। क्लियर है। चलिए अब यहां पर एक चीज आती है कि जो स्पीड रहती है, हमको समझ में आया कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। अब इसके क्या कुछ टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, चलिए देखिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं इसके टाइप्स की, यहां पर हम लिखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स क्या होता है, एक आपका आता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक आता है आपका एवरेज स्पीड, और एक आता है दोस्तों आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। डिस्टेंस हमने देख लिया, डिस्टेंस क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड के चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका उसका यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है आपका एवरेज स्पीड, और चौथा होता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम सिस्टमेटिक वे में इसको समझते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। क्लियर। चलिए उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड जो रहती है, चेंज इन पोजीशन रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, डायरेक्शन फिक्स कैसे नहीं रहती, चलिए हम बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, और किसी भी रैंडम डायरेक्शन में उसने कोई डिस्टेंस को कवर किया है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक पॉइंट ए था, ए से एक व्यक्ति चला, ए से इस पर्टिकुलर पॉइंट को जाना है, किसी पर्टिकुलर बी पॉइंट के ऊपर जाना है, ऐसा हम मानते हैं। दो पॉइंट हमने रैंडमली फिक्स कर लिए। ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अगर ये व्यक्ति ए से लेके बी तक जाता है, और यहां पर कुछ पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट आ गया आपका, यहां पर ले लेते हैं हम सी पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर एक डी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति को ए से लेके बी तक जाना है, तो व्यक्ति क्या करेगा, पहले ए से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, फिर डी से बी जाएगा। ए से डायरेक्ट बी भी जाता है तो सी और डी से होकर ही जाना पड़ेगा उसको। क्लियर है। चलिए अगर मैं कहता हूं कि व्यक्ति ने ए से लेके सी तक में जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स डिस्टेंस कवर किया, और ए से लेके सी तक जाने में उसको कुछ t1 टाइम लगा। ठीक है, जैसे ही वो सी पर पहुंचा, फिर सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस था वो भी कितना था, x था, और सी से लेके डी तक जाने में भी उसको जो टाइम लगा वो क्या लगा, t1 समय लगा। ठीक है, फिर डी से लेके बी तक जाने में भी उसको वही x डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और ये डिस्टेंस भी उसने कवर करा कुछ t1 टाइम में। इतना समझ में आया। यानी कि किसी रास्ते को मैंने बराबर भागों में बांट दिया, और वो जो बराबर भाग है वो बराबर टाइम में कवर कर रहा है, तो ये जो कवर कर रहा है वो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस को, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों यूनिफॉर्म स्पीड की, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन any direction and covers equal distance in equal interval of time,
then we can say object is moving with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है यहां पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, बट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो खाली डिस्टेंस के लिए आता है। मगर यहां पर कंडीशन क्या लिखी हुई है कि वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर रहा है तो उसके द्वारा, यानी कि उसके द्वारा चली गई दूरी और टाइम का जो रेशियो रहता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। कौन सी? यूनिफॉर्म स्पीड। मगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? कंडीशन समझ में आई? खाली कंडीशन के ऊपर मेन फोकस कीजिएगा। कंडीशन क्या है कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। समझ में आया? चलिए, अब इसका अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, ठीक है। अब वेरिएबल स्पीड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप यहां पर देखिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इसी डायग्राम को देखिए, इसी में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। व्यक्ति को ए से लेकर बी तक जाना था, तो व्यक्ति ने क्या किया, पहले ए से लेकर सी तक गया और इसने जो कवर डिस्टेंस ए से लेकर सी तक किया है वो कुछ x1 डिस्टेंस इसने कवर करा। ठीक है, फिर सी से लेकर डी तक गया तो उसी पर्टिकुलर टाइम में इसने कुछ x2 डिस्टेंस कवर करा। टाइम सेम है यहां पर। ठीक है, फिर डी से लेके जैसे बी पर गया तो इसने कुछ x3 डिस्टेंस कवर किया। यहां पर अब देखिए दोस्तों, समय आपका t था, यहां पर भी t था, यहां पर भी t था। क्लियर है? मगर इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो देखिए कैसे करी है। पहले t1 टाइम में इसने x1 डिस्टेंस कवर करी, दूसरे t1 टाइम में इसने x2 कवर करा और तीसरे t1 टाइम में इसने x3 कवर करा। यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है आपका, मगर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? समझ में आया? तो हम डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन एंड कवर्स an unequal distance in equal interval of time, then we can say body is moving with वेरिएबल स्पीड और कैन से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया दोस्तों? ये अलग डेफिनेशन है और नीचे वाली डेफिनेशन अलग है। क्लियर है? समझ में आया? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हमने अच्छे से समझा। कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर जा रहा है और बीच में दो हम पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में वो सेम डिस्टेंस कवर करता हुआ सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर किसी पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाने में जो उसने स्पीड का यूज करा है वो कैसी यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर वही व्यक्ति किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए सेम टाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी कौन सी स्पीड से जा रही है? वेरिएबल स्पीड से, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म से। क्लियर? चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस बहुत ज्यादा आपके पेपर्स में पूछते हैं। क्लियर है? तो हम उसको देखेंगे, उसको नोट कीजिए। चलिए, कर लिया नोट? डेफिनेशन नोट कर ली होगी। इसको हम रफ करें। चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपका आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज आपने देखा ही होगा। एवरेज क्या होता है? सबसे पहले हम अगर एवरेज की बात करते हैं तो टोटल अपॉन टोटल समथिंग कुछ आता है। ठीक है, एवरेज की अगर बात करें तो क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यही आपने देखा है। देखिए, मगर यहाँ स्पीड की टर्म्स में तो इसको डिफरेंट टर्म्स में हम लिखेंगे। हमारी हेडिंग क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड जो होती है दोस्तों, पहले आप खाली 10 ध्यान रख लिए, एवरेज
स्पीड की हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड जो रहती है ना दोस्तों, वो आपका आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? एवरेज का मतलब समझ में आया? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको एवरेज निकालना है, यहां में हमारा कंसर्न है ए से लेके बी तक में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये हमको निकालना है। तो यहां पर दो पॉइंट आपके फिक्स रहते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा और टोटल कितना टाइम लगा उसको ए से लेके बी तक जाने में। तो इसका जो रेशियो रहता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलिए, सो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, ए से लेके बी तक जाने में, ए से लेके बी तक जाने में जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी x1 प्लस x2 प्लस x3। ये मैं बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, टोटल डिस्टेंस है हमारे बीच का। क्लियर है? और टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 t1 और t1। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं t1 प्लस t1। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी दोस्तों, ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। एवरेज में आपका ऐसा नहीं रहता है कि आपकी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी तभी आप एवरेज निकाल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी तभी निकाल सकते हो। यहां पर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, यहां पर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के ऊपर। यानी कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म दोनों में से कोई सा भी मोशन कर सकती है। क्लियर है? हमारा जो मेन फोकस रहेगा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी और टोटल टाइम उसको कितना लगा, वो भले कैसे भी लगाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए, सो एवरेज स्पीड क्या निकल कर आई दोस्तों, इस पर्टिकुलर ए और बी पॉइंट के लिए यहां पर हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड ए टू बी। ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t1। इस पर्टिकुलर पोर्शन को जैसे हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज स्पीड। क्लियर दोस्तों? एवरेज स्पीड समझ में आया क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किसी पहले पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट के ऊपर अगर वो पहुंच रहा है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और पहले पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलिए, इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए, इसको भी नोट कर लिया होगा आपने, इसको रफ करते हैं। फिर आपका आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है, देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड की हमको बात करनी है, यानी कि हमारा कंसर्न इंस्टेंटेनियस स्पीड से। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या बोलता हूं, ये आपका ए था, ये आपका बी था, इसने ए से लेके बी तक में डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा होगा। अब मैं सपोज करके चलता हूं कि ये चलना स्टार्ट करा 10 बजे और बी पॉइंट पर पहुंचा है कुछ 11 बजे। चलिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड को। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। देखिए, क्या बोल रहे थे हम कि हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी है। तो ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था। कोई आदमी था, उसने क्या करा, कोई आदमी ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, उसने 10 बजे से चलना स्टार्ट किया और वो 11 बजे बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर 10 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में अगर किसी ने मुझसे पूछा क्या कि 10:05 पर उस बंदे की स्पीड क्या थी, तब मैं क्या जवाब देता। ठीक है, क्लियर है ना? यानी कि उसने एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट टाइम पूछा कि 10:05 पर इसकी स्पीड क्या थी, यानी कि 11 बजने में जब 15 मिनट की देर थी तब उसकी स्पीड क्या थी। ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर देने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ी इंस्टेंटेनियस स्पीड की, यानी कि जिस टाइम के ऊपर वो पर्टिकुलर पर्सन हमसे स्पीड पूछेगा हम उसी टाइम की एग्जैक्ट उसको स्पीड निकाल कर देंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि इस बंदे ने पूछा 10:05 पर उसकी स्पीड क्या थी, तो हम इसको निकालने के लिए यूज करते किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का।
इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है लिमिट, जो आपका टाइम रहता है, टाइम इंटरवल वो बहुत छोटा सा रहता है, और डेल एक्स अपॉन में डेल टी। या तो आप इतना बड़ा लिखिए या फिर इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है dx बाय dt। ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया दोस्तों? इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम के ऊपर वो अगर स्पीड पूछ रहा होता है तो उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या स्पीड है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है dx बाय dt। अब यहाँ पर dx क्या है, dt क्या है, ये एक मेन कंसर्न है। तो dx होती है आपकी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, और dt होता है आपका क्या, स्मॉल टाइम। कैसे? देखिए, अब 10:05 के ऊपर अगर मैं एक फोटो कैप्चर करता हूं, ठीक है, उस किसका, उस ऑब्जेक्ट का, तो वो तो रुका हुआ दिखेगा मुझे, यानी कि एक पॉइंट पे रुका हुआ दिखेगा ना, चलते हुए थोड़ी ना दिखेगा। तो मुझे क्या करना था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही मुझे स्पीड निकालनी थी। तब यहां हमने क्या किया कि 10 बज के, जैसे हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी यहां पर बज रही है एग्जैक्टली 10 बज के कुछ हो रहे हैं, यहां पर 5 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जो टाइम लिया वो ऐसा लिया, इससे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा बोले तो 10:05 तो हुए साथ में 2 सेकेंड और हो गए, ठीक है, 2 सेकेंड। समझ में आया दोस्तों? यानी कि 10:05 और 10:05 और 2 सेकेंड, ये वाला टाइम और ये वाला जो टाइम जो है, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। यानी कि 10:05 से लेके 10:05 और 2 सेकेंड पे वो आदमी कुछ हल्का सा खिसका होगा, ठीक है। तो ये इतने से पर्टिकुलर स्मॉल टाइम में, ये जो बिल्कुल आपको स्मॉल टाइम दिख रहा है, इस स्मॉल टाइम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, उस स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम का जो रेशियो रहता है ना, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली 10:05 के ऊपर अगर आप उसकी स्पीड देखने जाओगे तो आपको कुछ वेरिएशन चाहिए रहता है टाइम का, तो आप एग्जैक्ट टाइम के ऊपर नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लेते हैं टाइम का, यानी कि स्मॉल टाइम लेते हैं। जैसे कि 10:05 पे निकालना था मुझे, तो मैंने क्या किया, 10:05 एक टाइम लिया और एक टाइम लिया 10:05 और 2 सेकेंड, यानी कि दोनों में टाइम डिफरेंस आ गया, तब हम निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। क्लियर है? तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या देखा है, स्पीड को देखा। स्पीड में क्या देखा, स्पीड में हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। फिर देखा हमने एवरेज के बाद हमने क्या देखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सारी बात को हमने समझा कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चलता है। नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल टाइम तो रहता है मगर डिस्टेंस कवर डिफरेंट रहता है। फिर एवरेज टाइम देखा, एवरेज टाइम में क्या होता है कि टोटल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी और उसको कवर करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, ये होता है आपका एवरेज। और इंस्टेंट की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर फिक्स्ड इंस्टेंट के ऊपर अगर वो पूछता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की स्पीड क्या है, तो हम बोल सकते हैं उसकी कितनी स्पीड रही होगी। क्लियर है? अब ये जो रहता है ना आपका dx by dt, ये आपकी टर्म आती है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो रहती है ये आपके डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा सा एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहती है ना, आपकी गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। ये जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है ना दोस्तों, ये स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंट स्पीड बताता है। जैसे कि आप देखिएगा, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी फुल स्पीड में जा रहे हैं, आपने जब जैसे कि आप इस पोजीशन पे खड़े हुए हो, आपकी गाड़ी चल रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप जैसे स्पीडोमीटर में देखोगे तो हाँ, आपका कांटा आपको शो करेगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे जाओगे तब उस स्पीड को देखोगे, तो अगर आपने स्पीड बढ़ाई होगी तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यानी कि स्पीडोमीटर आपका एक एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। क्लियर दोस्तों? चलिए, सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेलोसिटी से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।